शर्म से डूब मरे गाँव में बीजेपी के लोग। 70 विधानसभाओं में से जितना विकास मेरी विधानसभा में हुआ उतना किसी विधानसभा में नहीं हुआ, तो फिर वो किस इस डंके की चोट पर ही बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है उनकी जबान फिसल गई थी। उनको कहना था कि जितना विकास मेरा हुआ उतना विकास किसी का नहीं। रानीपुर की जो हालात हैं उसको विकास का नाम देते हैं, तो मुझे कहना चाहिए कि पूरे उत्तराखंड को शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायकों को कि कुंभ क्षेत्र से बाहर एक शौचालय इस क्षेत्र में नहीं। आप यहाँ के अस्पताल का हाल देखिएगा, एक मशीनी उपकरण यहाँ चलता नहीं। सब ये कहेंगे कि मोदी जी की आंधी में ऐरे गहरे नत्थु कहरे विधायक बने, जिसमें आदेश चौहान जी भी है। इसका मतलब साफ है कि आपके यहाँ धड़े बने, जो भाजपा में रहेगा उसकी मदद होगी, जो आम आदमी होगा उसकी मदद नहीं होगी, जो कांग्रेसी होगा उसकी मदद नहीं होगी। ऐसा अपराधी नहीं होगा जिसके फोन में मदन कौशिक जी का नंबर ना हो, जो आपकी बात उनसे ना करा दे। पहला नियम ये था कि एक परिवार से एक टिकट की मांग, और दूसरा ये था कि जो भी जिला अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष हैं, अगर वो तैयारी करें तो तैयारी करें, और अन्यथा अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपना पद छोड़े। दोनों में से एक चीज की बात कही। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ पद पे रह के अच्छी तैयारी हो रही है तो ऐसे ही करनी चाहिए। कुमारी शैलजा जी के नियम का क्या होगा? कुमारी शैलजा जी के जो नियम हैं, अब कुमारी शैलजा जी ने क्या पता बंद कमरे में कुछ और चीज कही हो। कट्टू कटेगा तो सब में बटेगा। आप समझ रहे किसकी बात कर रहा हूँ? कटना तो चाहिए, चाकू तो चलना चाहिए, लेकिन इस कद्दू पर नहीं। इस बार इस उषा बरेकू के नाम के मगरमच्छ पर चलना चाहिए। और नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। 27 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 में अब चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। समय बहुत कम हो गया है। तमाम पार्टियां, तमाम दावेदार, तमाम उम्मीदवार जो लगातार अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, अपनी चुनावी बिगुल जो है वो बजा चुके हैं। विधायक के कार्यकाल को लेकर हम बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में क्या इस बार जनता चाहती है, खास करके रानीपुर विधानसभा को लेकर भी हम खास तौर पर यहां बात करेंगे। आज का हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि, और इस खास कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान जो लगातार युवाओं की, मजदूरों की और जनता की आवाज़ को सक्रिय तौर पर उठाते रहते हैं। जनता के बीच में जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करके सबको बताते रहते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर जनता के हर विषय, हर मुद्दे में उनके साथ खड़े रहते हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय होकर युवा संस्कृति और तमाम तरह के जितने भी छात्र संघों के जुड़कर आज लगातार वो पूरे के पूरे हरिद्वार जिले में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं वरुण बालियान जी, जो कि इस वक्त प्रदेश महासचिव हैं युवा कांग्रेस में, और साथ में रानीपुर विधानसभा से लगातार सक्रिय होकर वे तैयारी में जुटे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। वरुण जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि क्या इस बार रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता बदलाव चाह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो हवा उत्तराखंड में पहाड़ों में है, जो हवा उत्तराखंड में अन्य जगह तराई में है, वही हवा रानीपुर में भी है। और रानीपुर में ये हवा आंधी की तरह बह रही है, क्योंकि रानीपुर में जो जनप्रतिनिधि 3 कार्यकाल से यहाँ पर लोगों ने वोट देकर उनको सदन तक पहुँचाने का काम किया, उस व्यक्ति ने उस मत के बजाय उनको धोखा देने का काम किया। आप देखिएगा कि जब व्यक्ति मत देता है तो उसकी अपेक्षा होती है अपने प्रतिनिधि से कि उसको अच्छा अस्पताल मिलेगा, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसको अच्छा इलाज मिलेगा और अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ के विधायक मात्र और मात्र केवल टाइलों की सड़कों तक सीमित रह गए, रिबन काटने तक सीमित रह गए, पुलियों के उद्घाटन तक सीमित रह गए। वो इसलिए क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा कमीशन उनका बंधा, और जो इस विकास की टोह इस विधानसभा को थी, चूँकि एक छोटा भारत है, मिनी हिंदुस्तान है, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर रोजगार के लिए आए और नई कॉलोनियाँ यहाँ बसी, उनको बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता थी, लेकिन आज वो सबसे वंचित हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके वोट के साथ धोखा हुआ, और इस बार जनता ने मन बना लिया कि ऐसे व्यक्ति को वो दोबारा सदन तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आप तो बात कर रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ और इतना कहीं ना कहीं 3 बार कार्यकाल में वो लगातार विधायक बन रहे हैं, तो उन्होंने तो खुल करके खुले मंचों से कहा है कि भाई मैं दावा कर सकता हूं, मैं आप सभी को ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप लोग RTI लगवा लीजिए, 70 विधानसभाओं में से जितना विकास मेरी विधानसभा में हुआ उतना किसी विधानसभा में नहीं हुआ, तो फिर वो किस इस डंके की चोट पर ही बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है उनकी जबान फिसल गई थी। उनको कहना था कि जितना विकास मेरा हुआ उतना विकास किसी का नहीं हुआ।
जितना कमीशन इन्होंने लिया उतना कमीशन किसी ने नहीं लिया। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि यदि माननीय विधायक आदेश चौहान जी ये कहते हैं कि रानीपुर की जो हालात हैं उसको विकास का नाम देते हैं, तो मुझे कहना चाहिए कि पूरे उत्तराखंड को शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायकों को कि एक ऐसी विधानसभा जहाँ सड़कें ठीक नहीं, जहाँ कोई नया स्कूल नहीं खुला, जहाँ कोई नया कॉलेज नहीं खुला, जहाँ एक मेडिकल कॉलेज जो यहाँ नगर निगम की भूमि पर बना उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया और आप चुप रहे, आप मौन रहे। ये सवाल हमारे सामने बहुत हैं। आज तक आप मौन रहे कि आज जिस ज्वालापुर में आप बैठे हैं, इस पूरे रानीपुर में सबसे बड़ा यदि आप कहेंगे वोट शेयर जो है वो इस ज्वालापुर का है। लगभग 60,000 वोट इस ज्वालापुर क्षेत्र के रानीपुर विधानसभा में आते हैं। लेकिन ये कुंभ क्षेत्र से बाहर एक शौचालय इस क्षेत्र में नहीं। आप यहाँ के अस्पताल का हाल देखिएगा, एक मशीनी उपकरण यहाँ चलता नहीं। एक छोटे से गांव में जिसकी आबादी 2 से 2,500 होगी, उसका बस अड्डा वहां पर होगा, एक शेड तो होगी जिसके नीचे लोग खड़े होकर इंतजार करें बस का। इस आबादी जिसकी वोटिंग शेयर मैं बता रहा हूँ 60,000 का, और जिसकी आबादी 1 लाख है, उस आबादी को एक बस स्टैंड नहीं, एक छोटी सी छतरी नहीं, और आप कहते हैं कि आपने विकास किया। शर्म आनी चाहिए आपको। पर कहीं ना कहीं अगर बात ये देखें कि भाई आप देखिए 3 बार के लगातार विधायक हैं, वो ना कोई बदलाव हुआ ना कुछ हुआ। 3 बार कांग्रेस ने भी अपने दावेदारों को वहां पर खड़ा किया, तो जनता कुछ सोच समझ कर ही तो वोट दे रही होगी और उन्हें लगातार 3 बार जितवाएगी। अगर विकास नहीं होता तो उन्हें क्यों जितवा दी जनता? फिर क्या जनता फिर मूर्ख है? देखिए, मैं जनता को मूर्ख तो नहीं कहता, लेकिन हाँ जनता को ये जरूर कहूंगा कि वो भ्रम में थी। जो भ्रम टूट रहा है। 2013 के दंगों के बाद किसान भ्रम में आया। जब किसान का भ्रम टूटा तो वो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा, और जब दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठा तो यही छात्र और नई युवा पीढ़ी थी जो कहती थी मोदी जी आप लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्हीं छात्रों पर लट बजाने का काम मोदी जी ने किया। आज उनकी आंख खुली। धीरे धीरे हर वर्ग को दिख रहा है कि हो क्या रहा है। यही वो जेनजीज हैं। ये कहेंगे कि जो पीढ़ी निकल चुकी थी उस समय के जेनजीज थे जिन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया, और आज वही नौजवान, वही नया वोटर, वो इसको उखाड़ने के लिए सड़कों पर आ गया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कांग्रेस की जड़ें इस बार कितनी मजबूत हैं, क्योंकि पिछले 3 बार से, अगर हम पिछले 3 बारों की बात करें तो लगातार राजवीर चौहान जी हो गए या महेश प्रताप राणा जी हो गए या और भी जो लोग लगातार जो है दावेदार जो है दावेदारी कर रहे हैं इस बार अपनी। और कुछ लोग दावेदार ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी से इस दल में भी आ गए हैं, और कुछ वरिष्ठ हैं और कुछ नए नए दावेदार। उनमें से आप भी एक दावेदार हैं जो लगातार रानीपुर में सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि भाई पिछली बार जो गलतियां हुई हैं, जो पिछली बार वजह रह गई, तो आखिर क्या वजह रह गई जिस वजह से कांग्रेस अपनी जड़ों को चुनावों में मजबूत नहीं कर पाए, जनता का भरोसा नहीं जीत पाई? देखिए, इस सवाल के 2 तरीके के जवाब हैं। एक दावेदारों को लेके है। मुझे लगता है कि स्वयं की दावेदारी करना बहुत गंभीर बात नहीं है। ये लोग चुनेंगे और पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। जब लोगों की आवाज़ आएगी और पार्टी नेतृत्व को दिखाई देगा तो मुझे लगता है वो प्रत्याशी को चुन लेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को खुद के कंधे पर सितारे लगा के चार्ज नहीं लेना चाहिए। हम पार्टी के सेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहिए। हमारे सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन है। वो केवल इसलिए नहीं कि उसको विधायक की सीट से हटाना है, वो इसलिए कि उसने एक लोगों का हक मारा है, वो इसलिए कि जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उनसे छीनी है। हमें उसके लिए लड़ना है, उसको हटाने के लिए लड़ना है। मैं नहीं, मेरा भाई आएगा, लेकिन लड़ाई हमारी उससे है। हमारी लड़ाई विचार की लड़ाई है, किसी को विधायक से हटाने की या विधायक बनने तक की लड़ाई नहीं। और दूसरी बात यह कि 3 बार से हैं, 2 बार से हैं, आप क्षेत्र में जाइएगा, सब ये कहेंगे कि मोदी जी की आंधी में ऐरे गहरे नत्थु कहरे विधायक बने, जिसमें आदेश चौहान जी भी एक थे। और इतना एरोगेंट एमएलए और इतना निष्क्रिय एमएलए और इतना चुप एमएलए कोई दूसरा नहीं होगा। और जनता ने 15 सालों में बहुत अच्छे से इनको देख लिया। पहले जनता बोलती थी ये सीधे हैं, लेकिन इन्होंने एड़ा बन के पेड़ा खाया। ये सीधे नहीं, ये कमीशन लेने में सीधे नहीं, रिश्वत लेने में सीधे नहीं, ये दंगे कराने में सीधे नहीं, ये हिंदू मुसलमान कराने में सीधे नहीं। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई जैसे कांग्रेस जो है इस बार जड़ें मजबूत कैसे करी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कई दावेदार हैं वो खुद इतने कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं कि भाई एक दावेदार हैं तुलसीराम प्रधान जी, वो तो कह रहे हैं कि मैं सबसे पुराना दावेदार हूँ।
है ना। उसके बाद में वो मान लीजिए अपने धनकर समाज से वो मनोज धनकर है, वो कह रहे हैं कि मैं उससे बड़ा दावेदार हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं सबसे वरिष्ठ मैं दावेदार हूँ। महेश प्रताप राणा जी कह रहे हैं मैं उससे बड़ा दावेदार हूँ। राजवीर जी कह रहे हैं मेरे पास भेल का सपोर्ट है और भेल में मैं सक्रियता से कर रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा पुराना दावेदार हूँ। तो ये इतने सारे दावेदारों की जो दावेदारियां हैं, कैसे फिर जड़ें मजबूत हो, क्योंकि दावेदार इतने सारे हैं और सब दावेदारी करते हैं, बड़ी दमखम दिखाते हैं, लेकिन फिर भी 15 साल से लगातार विधायक आदेश चौहान जी जीत रहे हैं, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीत ही नहीं पा रहा। तो फिर किस तरह की दावेदार, किस तरह की जड़ें मजबूत कर रहे हैं? और वो सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, जो बात आपने कही ये तो हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस की तरफ निगाहें हैं लोगों की, जो कल तक अन्य अन्य दलों में थे, जो कल तक हमें कोसते थे, आज उन्होंने विचार बदले, उनके मन बदले, और मुझे लगता है कि उगते सूरज की तरफ सब निगाहें करते हैं। और शायद यही कारण होगा कि आज ये लग रहा है कि रानीपुर सीट कांग्रेस की झोली में आ रही है, तो सबको विधायक बनने का सपना देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। हमें खुशी है, पर विधायक तो कोई एक ही बनेगा ना। हम कह रहे हैं ये जब पार्टी तय करेगी तो ये जितने अलग अलग खेवनहार इस नाव के हैं वो सब बैठ जाएंगे और कमांडर एक होगा। हाँ, सब उस नौका में दम लगा के उसकी नैया पार कराएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए टिकट किसी और को हो जाए तो एक आपसी कलह सी दिखती है। कई बार मान लीजिए किसी को टिकट हो गया और आप चाह रहे थे उनको टिकट हो, तो वो कहते हैं अरे नहीं भाई अब इनके साथ नहीं देना चुनावों में। कई बार इस चक्कर में भी कांग्रेस की बंटाधार कई सीटों पर ऐसा होता है, लोग अक्सर ही बताते हैं। तो इस बार ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है, हमने मेयर के चुनाव में भी अनुभव किया कि ऐसे जो लोग हैं जो समय आने पे जब युद्ध होता है तो युद्ध में, लड़ाई में अपने रिश्तेदार पुरानी नाराजगी छोड़ देते हैं, अपने मित्र पुरानी नाराजगी छोड़ जाते हैं, साथ खड़े जाते हैं। और जो लोग युद्ध में साथ छोड़ के जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपके अपने होते हैं या आपके प्रति ईमानदार होते हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो नाराज होगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो बीजेपी के हित के लिए काम करेगा, मुझे लगता है वो ना कांग्रेसी कभी था ना कभी कांग्रेसी होगा। और ऐसे व्यक्ति नाराज हो जाएं, 100 बार नाराज हो जाएं, लेकिन जनता ने मन बना लिया, ऐसे लोगों को गंभीरता से वो नहीं लेगी। यहाँ लोग परेशान हैं नीतियों से। आज लोग परेशान हैं, इस सरकार को बदलना चाहते हैं, इस भ्रष्ट सरकार को बदलना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं जनता या फिर हम कहेंगे कांग्रेस की तरफ से, खासकर अगर आपको मौका मिलता है रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या रानीपुर विधानसभा की जो सीट है वो पुनः इस बार 3 बार से जो सीट नहीं आ पाई हाथ में, वो इस बार कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया जाएगा? देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें देश में होने वाली हैं जो बहुत समय से नहीं हो रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, यहाँ के विधायक भी बदलेंगे, भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बदलेंगे। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि आपको मौका मिल जाए तो आपसे हो जाएगा ना। मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे से भी यदि कोई छोटा सा कार्यकर्ता होगा जो ईमानदारी से, जिसने जो जनता के लिए खड़ा हुआ होगा, जो ईमानदारी से जिसने कांग्रेस का झंडा पकड़ा होगा, वो कोई भी इस बार कांग्रेस के सिंबल से लड़ेगा, राहुल गांधी का नाम लेकर लड़ेगा, वो निश्चित तौर पर इस बेईमान विधायक को हरा देगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको 1% जो है टिकट नहीं मिलता है, तो क्या कहीं निर्दलीय या किसी अन्य दल से तो नहीं आप दावेदारी कर देंगे? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं टिकट मिलते ही चुनावों में इधर उधर की बात करने लगते हैं, दल बदलू। जैसे जो हरीश रावत जी, आप कांग्रेस नेता, वो कहते हैं उन्हें उजाड़ू बल्द कहते हैं, जो दूसरे दलों में जाके उसे उजाड़ने का काम करते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कहीं आप या कई और व्यक्ति ऐसे इधर तो नहीं हुए चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो? नहीं, देखिए, सही मायने में हमने जो कहा, हमारी लड़ाई केवल विधायक बनने तक के लिए सीमित नहीं, हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। हमने इस बहुत नज़दीक से संघर्षों को देखा है, चाहे छात्रों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे सफाई कर्मियों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे पिछड़ों का। हमने बहुत नज़दीक से देखा है और मुझे लगता है कि विधायक बनने से ज़्यादा बड़ी लड़ाई इस नीतियों को बदलने की, इस सरकार को बदलने की, इस व्यवस्था को बदलने की है। तो मुझे लगता है कि अब जिस दिन आप इस व्यवस्था को बदल देंगे और लोगों का विश्वास आप पे जम जाएगा, तो ऐसे विधायक बनना बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, अगर एक मुद्दा जो है उसको लेकर आप लगातार चर्चा में अभी बने हुए थे काफी समय से, स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है काफी चर्चा में बना रहा है, उसको लेकर आपने रैली भी निकाली, आंदोलन भी कर रहे हैं, और लगातार जो है जहां जहां स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वहां पर आप या और कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इस तरह के कहते हैं कि भाई हम लगने नहीं देंगे इस मीटर को, हम उखाड़ फेंकेंगे, हम तोड़ देंगे। ये सब क्या मतलब, क्या ये कोई दादागिरी चल रही है या फिर मतलब क्यों नहीं लगने देना चाह रहे हैं आप लोग स्मार्ट मीटर, जब सरकार कह रही है कि इससे फायदा ही फायदा हो रहा है? देखिए, हमने साफ कहा था, यदि आप समझेंगे कि जो अडानी का मीटर है, अडानी कोई जन सेवा केंद्र का नाम तो नहीं है। यदि जब कंज्यूमर और यूपीसीएल के बीच में अडानी नामक एक कंपनी आ जाएगी जो स्मार्ट मीटर को लेके आ रहे हैं, तो जो कंज्यूमर पहले इस बिजली के प्रति अपना जो भुगतान था वो यूपीसीएल को दे रहा था, बिजली का बिल जो है यूपीसीएल को भर रहा था, सरकार को दे रहा था,
अब उसे बीच में अडानी का पेट भी भरना पड़ेगा, इसकी सीधी मार उपभोक्ता पर पड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप देखिएगा कि ये स्मार्ट मीटर जो है उसकी लागत कितनी है, तय किसने किया, कौन से मानक थे, लेकिन तय कर दिया गया और वो फिक्स चार्ज आप पे लगा दिया गया, चुपचाप आपसे लिया करेंगे। फिर हमें बताइए, कुछ समय पहले आप एक दूसरा मीटर लगा रहे थे, आपने कहा मीटर अच्छा है, हमने वो मान लिया, वो मीटर लगवाया, अब आप उसे हटा रहे हैं, वो कह रहे हैं खराब है। यदि वो खराब था तो इतने सालों तक आप हमें लूटते रहे, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? और तीसरी बात, ये जो अधिकार हमको दिए, हम ग्राहक हैं, हम कंज्यूमर हैं, हमारी इच्छा है कि क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। अब ग्राहक जान चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे स्मार्ट मीटर से कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है, अगर पड़ती भी हमें तो बहुत मार पड़ रही है। आपको बताऊं, मेरा तो एक जगजीतपुर में एक घर और है, मकान है, उसका बिजली का बिल बकाया था जिससे मैंने लिया, मुझे नहीं पता था। तो मुझे जब मैं अधिकारी के पास गया तो उसने 1 साल पहले मुझे कहा कि साहब इसमें 78,000 रुपये जमा कर दो, पीडी करके नया कनेक्शन दे देंगे। मैंने 78,000 रुपये जमा कर दिए, वो मैंने बहुत दिन तक कराया नहीं। अब मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा तो बालियान जी स्मार्ट मीटर के विरोध वाले हैं, उन्होंने वो दोबारा से एक नया आदेश निकाल दिया कि वो जो आपका बकाया था उसमें 60,000 और आपको जमा करना पड़ेगा। तो हमारी लड़ाई खुद के लिए नहीं है, लेकिन यदि आंखों के सामने इस तरह से लोगों को लूटेंगे और जबरदस्ती लूटने का काम करेंगे तो निश्चित विरोध करेंगे। और यूपीसीएल के अधिकारी हों या यहाँ सरकार का कोई भी कर्मचारी हो, इस बात को दिमाग में उतार ले। और हमने कहा है, इन्होंने भी मुकदमे लगाने का काम किया, हमारे ज्वालापुर के लोगों पे SC/ST जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया यहाँ के अधिकारियों द्वारा। तो ये साफ हमारा संदेश है कि जितना दम हो उतना लगा लें। अच्छा, जैसे कि अगर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि अभी कुछ जगहों पे मैं भाजपा के नेताओं से भी इंटरव्यू लिया था, तो भाई उन्होंने जो है खुल करके बात रखी कि कांग्रेस के कई नेताओं पर उन्होंने जो है, या वर्तमान के जो नेता हैं, चाहे वो मदन कौशिक जी की बात करें, उसको लेकर के मेरी एक इंटरव्यू में बात हो रही थी, भाजपा मंडल एक अध्यक्ष हैं हरिद्वार जिले में, उनसे, तो उन्होंने खुल करके कांग्रेस के नेता दीपक टंडन उन पर आरोप लगाया कि भाई सबसे बड़ा विकास जो है हरिद्वार का छोड़िए, मदन कौशिक जी ने उनका किया है, उनकी धर्मपत्नी को नौकरी दिलवाई या फिर उन्हें और भी जो फाइनेंशियली वो है मदद वो करी है। तो इस तरह की जो खुल करके जो विकास की जब बात कांग्रेस कर रही, तो वो तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने कांग्रेसियों का सबसे पहले विकास किया है। तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं? फिर देखिए, ये तो साफ बताना पड़ेगा कि इसका मतलब तो भाजपा में रह के भाजपा के विधायक भाजपाइयों का विकास पहले करते हैं। यदि किशन बजाज जी ये कहते कि जनता का विकास किया, ऐसे उदाहरण हमको देते तो अच्छा लगता। लेकिन यदि वो कहेंगे कि आज एक व्यक्ति जो कांग्रेस में आ गया उस पर तो आरोप लगा दे रहे हैं, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप उनमें से भी बताइए किस किस का कहाँ कहाँ विकास किया और किस किस की धर्मपत्नी को कहाँ कहाँ जॉब दिलवाई, उसका भी बताने का काम कीजिए। या फिर इंतजार करेंगे कि कौन कौन भाजपा छोड़ेगा और उसके ऊपर लांछन लगाने का काम करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि वो आदमी तो ईमानदार था, वो छोड़कर यहाँ आया। और लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर है, आज भी शहर की स्थिति होने के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आज भी मदन जी की जिंदाबाद कर रहे हैं, तो बताना तो आपको पड़ेगा कि आप में से किन किन लोगों का विकास हुआ। और विकास की जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जाकर खन्ना नगर में मकान गिनिएगा अगले आदमी के, संपत्ति गिनिएगा अगले आदमी की, तो आप हैरान हो जाएंगे। यदि 500 साल भी कोई मावा बेचे तो इतनी कमाई ना कर सके जितने खाली खन्ना नगर में इतने मकान उनके हैं। तो ये कहना कि भाजपाइयों का विकास करते हैं और उन भाजपाइयों का विकास किया जो कांग्रेस में चले गए, तो शर्म आनी चाहिए कि विधायक को जो जनता का वोट लेके बना, शर्म आनी चाहिए उस विधायक को जो जनता के वोट से विधायक बनकर मंत्री बना। और आप सीधा सीधा एक मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वो विधायक जी बीजेपी के लोगों की धर्मपत्नियों को नौकरी दिलवाने का काम करते हैं। यदि इस बात में सच्चाई भी है तो भी शर्म की बात है। यदि आपने किसी की धर्मपत्नी को नौकरी दिलवाई तो ये तो अच्छी बात है, आपने एक आम आदमी का भला किया, आपने एक जरूरतमंद की मदद करी। लेकिन उस पर लांछन लगाना कि वो कांग्रेस में चला गया तो आपने मदद की, इसका मतलब साफ है कि आपके यहाँ धड़े बने, जो भाजपा में रहेगा उसकी मदद होगी, जो आम आदमी होगा उसकी मदद नहीं होगी, जो कांग्रेसी होगा उसकी मदद नहीं होगी। मदद उसकी होगी जो अवैध शराब बेचता होगा, मदद उसकी होगी जो अवैध स्मैक बेचता होगा, मदद उसकी होगी जो जराइम करता होगा, मदद उसकी होगी जो भूमाफिया होगा। आपको बता दूं, विधायक जी का जो क्षेत्र शुरू होता है लाल मंदिर से शुरू करके जाइएगा खड़खड़ी भूपत वाला तक, एक शराब माफिया, एक स्मैक माफिया और एक जराइम में काम करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये ना कहते कि मदन कौशिक जी मेरे नेता हैं। एक ऐसा अपराधी नहीं होगा जिसके फोन में मदन कौशिक जी का नंबर ना हो जो आपकी बात उनसे ना करा दे। अभी भी अंधेरे में जिस डेयरी में आबकारी विधायक कल नौटंकी करने गया था, उस घर के आसपास 20 घर ऐसे बता दूंगा और 20 में से 18 घर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे होंगे जो शराब की पेटियां भी रखी होंगी। लेकिन नौटंकी करके आबकारी विधायक अंधेरे में
वापस चला आया एक आदमी पर कार्रवाई करके, तो शर्म से डूब मरे बीजेपी के लोग। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें चल रही हैं हरिद्वार में, तो भाई 25 साल से जनता उन्हें क्यों विधायक बना रही है, मंत्री बना रही है? लोग तो कह रहे हैं कि अगर मदन कौशिक जी विकास नहीं करते तो भाई जनता उन्हें 5 बार का लगातार विधायक क्यों बनाती? देखिए, हम 250 साल गुलाम रहे। अब ये नहीं कहेंगे कि हम सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आंखें बंद रही, समझ नहीं थी कि हमारी स्वतंत्रता चली गई, हमारी क्या चीज़ इन अंग्रेजों ने ले ली। कुछ लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती थे और कुछ लोग ऐसे थे जो भगत सिंह जी की तरह फांसी पर झूल गए। तो ठीक है, हम जगाने का काम कर रहे हैं। कोई 15 साल में जग जाएगा, कोई 25 साल में जग जाएगा, कोई 5 साल में जग जाएगा। अच्छा, जैसे कि एक सवाल ये भी आता है, जैसे आप कांग्रेस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, अमरीश जी की तरफ से उनके एक और भी जो कहें कि खास रहे हैं अमन गर्ग जी, जो आपके वर्तमान महानगर के अध्यक्ष हैं। तो मेरा सवाल एक आपसे ये कि अभी कुमारी शैलजा जी का दौरा था, लगातार वो उत्तराखंड में आ रही हैं, दौरा कर रही हैं। 1-2 नियमों पर उन्होंने खास बात करी। पहला नियम ये था कि एक परिवार से एक टिकट की मांग, और दूसरा ये था कि जो भी जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, अगर वो तैयारी करें तो तैयारी करें, और अन्यथा अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपना पद छोड़े। दोनों में से एक चीज़ की बात कही। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई अमन गर्ग जी जो हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं और अभी वर्तमान में महानगर अध्यक्ष भी, तो क्या लग रहा है कि ये तैयारी उन्हें करनी चाहिए या पद छोड़ना चाहिए? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ पद पर रह के अच्छी तैयारी हो रही है तो ऐसे ही करनी चाहिए। फिर कुमारी शैलजा जी के नियम का क्या होगा? कुमारी शैलजा जी के जो नियम हैं, अब कुमारी शैलजा जी ने क्या पता बंद कमरे में कुछ और चीज कही हो। कुमारी शैलजा जी के नियमों पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि साफ साफ जो योग्य हो उसे टिकट मिलना। जैसे एक हरीश रावत जी का भी ये भाई बयान है कि परिवारवाद को लेकर लगातार बढ़ावा रहता है। आप देखिए कि जब कुमारी शैलजा और पार्टी के खास लोग ये कह रहे हैं कि एक परिवार से एक टिकट होगा, तो अगर हम देखें अभी कांग्रेस की स्थिति, तो प्रीतम सिंह जी अपने भाई का टिकट ही मांगेंगे, वो भी अपने टिकट के दावेदार हैं। यशपाल आर्य जी हैं, उनके पुत्र जो है संजीव आर्य जी, वो भी लगातार टिकट पहले भी रहे विधायक और अभी भी हो सकता है मांगे। और हरीश रावत जी तो 2-2, 3-3 टिकट मांगने की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2-2, 3-3, मान ली उनकी लड़की अनुपमा रावत जी हैं, वीरेंद्र रावत जी, आनंद रावत जी हैं। तो फिर कैसे मैनेजमेंट होगा? टिकटों की इतनी भगदड़ है, कैसे फिर ये नियम चलेगा? मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछता हूं। वैसे तो बड़े नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ, बड़े नेताओं से आग्रह करता हूँ, बहुत सारे नौजवान कांग्रेस में ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो योग्य हैं। कुछ में अपना बेटा बेटी इनमें ढूंढ लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य भी बेहतर होगा और नेताओं का बेहतर होगा। अच्छा, एक जैसे कि एक बयान काफी चर्चा में चल रहा है कि भाई कट्टू कटेगा तो सब में बटेगा। आप समझ रहे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? देखिए, ये जो कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ये कहावत बड़ी आम हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये कहावत तो बड़ी हंसी मजाक में हम बोल देते हैं, लेकिन विषय बड़ा गंभीर है। ये एक संगठित अपराध है। एक संस्था जो बरसों बरस से इस हरिद्वार में पैसों का अर्जन करती है। हम नहीं कहते कि आप आए हैं तो बिजनेस कीजिए, कमाइए, लेकिन उस संस्था ने जन नेताओं से और अधिकारियों से, सरकार से साठगांठ करके एक ऐसा तंत्र बना लिया कि वो जब चाहे, जब उसका मन करेगा, वो यात्रियों को लूटने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो स्थानीय मेयर हों, चाहे स्थानीय पार्षद हों, दोनों पार्टियों के हों, मैं कहूँगा आप नज़ीर पेश कीजिए। भूतकाल में कितनी बार कद्दू कटा, लेकिन इस बार आप कद्दू को ना कटने दें। इस बार इस कद्दू को बचाने का काम करें। ये हरिद्वार की आस्था का विषय है, ये हरिद्वार की अपनी मर्यादा है कि इतने करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन हम छोटे से लालच में जब आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, तो उन जो लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी जेब पर इस बात की मार पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये संगठित अपराध करने वाली जो शाखा है, जिसका नाम ऊषा ब्रेको है, इस बार कटना तो चाहिए, चाकू तो चलना चाहिए, लेकिन इस कद्दू पर नहीं। इस बार इस ऊषा ब्रेको के नाम के मगरमच्छ पर चलना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस बार क्या बोर्ड है वो ईमानदारी से, पारदर्शिता से ये काम करेगा। और यहाँ के अधिकारी समझ ले, पूर्व में भी जो गुल यहाँ के अधिकारियों ने खिलाए नगर निगम के, उसके बाद उनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो, और यदि इसी तरह रहेगा तो हमें मजबूरन इस बात को लेकर भी आंदोलन करना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में वरुण बालियान जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुलकर के रखा और बताया कि इस बार जो है जनता किस तरह से परिवर्तन चाहती है,
क्या क्या विधानसभा चुनावों में ऊंच नीच देखने को मिलेगी, कितना परिवर्तन होगा, ये तमाम विषयों को लेकर के हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। और आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।